नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। जुर्म की कोई सीमा नहीं होती और ना ही जुर्म किसी का इंतजार करता है, लेकिन एक छोटी सी घटना भी बड़े खतरे का आगाज हो सकती है। जी हां, आज बात होगी उसी छोटी खबर से जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। हम आपको दिखाएंगे कि क्या है फॉरबिसगंज फर्जी पासपोर्ट का कनेक्शन। आपको दिखाएंगे कि क्या है फर्जी पासपोर्ट के पीछे का असल सच, कैसे बना पासपोर्ट और किसकी है पासपोर्ट पर लगी तस्वीर। जी हां, यह खुलासा हम करेंगे आपके सामने। इसके साथ ही बात होगी जुर्म की और खबरों की भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पासपोर्ट से जुड़ा हुआ क्या था पूरा मामला, कैसे जी पुरवैया ने इस मामले को उठाया था। इस खबर को दिखाने के बाद कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई। पुलिस ने 3 अधिकारियों को जांच के लिए तमिलनाडु भी भेज दिया है और इतना ही नहीं, जिले के पूर्व पासपोर्ट की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इससे पहले कि हम आपको इस पूरे मामले का सच दिखाएं, पहले दिखाते हैं वो खबर जो हमने आपको 13 तारीख को दिखाई थी। आपके साथ भी हो सकता है धोखा। सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती। जिस देश में बैंक में अकाउंट आसानी से नहीं खुलता, जहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, उसी देश में एक अजूबा सच भी सामने आया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पासपोर्ट जो हमारी नागरिकता की एक पहचान है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो अब बिना किसी आवेदन के भी बनने लगा है। दरअसल ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना इलाके से। यहाँ के मझुआ पंचायत के चौरा परवाहा गांव में ऐसा ही वाकया सामने आया है। गांव के ही मोहम्मद मजेबुल के नाम पर पासपोर्ट बन जाता है। मजेबुल पेशे से दर्जी हैं और उन्हें कभी भी पासपोर्ट की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अचानक मजेबुल को पिछले 26 मार्च को डाक से एक लिफाफा मिलता है। इस लिफाफे को खोलने पर कोड का नंबर 75 14 और 8 और इसकी जारी होने की तारीख दर्ज है। इतना ही नहीं, इस पासपोर्ट की वैलिडिटी 19 मार्च 2025 दर्ज है। लेकिन मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पासपोर्ट मिलने पर जहां सोते हैं, वहीं मजेबुल पूरी तरीके से सहम जाते हैं। और उनके सहम जाने की वजह भी थी क्योंकि मजेबुल ने कभी भी किसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया ही नहीं था और ना ही कभी पासपोर्ट बनने के दौरान किसी प्रक्रिया में ही भाग लिया था। वहीं पासपोर्ट देखने पर उसका नाम, उसके पिता का नाम और पता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फोटो किसी गुमनाम शख्स का है। हम सिलाई का काम करते हैं और मशीन भी रिपेयरिंग करते हैं। और उसके बाद हम काम से घर बाजार गए थे और उसके बाद जो है पासपोर्ट वाला यहाँ जो है पासपोर्ट अपने आप घर जो है आ गया है। ये ला करके दिया, डाकपियन ला करके दिया। जो है हम शाम में आए तो वो पासपोर्ट को फाड़े, देखे लिफाफा में जो है उसमें था, मेरा फ़ोटो नहीं था। मेरा आता पता सब कुछ था लिखा हुआ, मगर मेरा फ़ोटो उसमें नहीं था। क्या आप कभी अप्लाई किए थे? नहीं, हम अप्लाई ही नहीं किए हैं इसका और नहीं कोई चीज़ हम दिए हैं ऐसा। मतलब क्या लग रहा है? अब हमको क्या लग रहा है, अब हमको क्या पता है इसमें क्या है नहीं है। और इस घटना के बाद मजेबुल काफी डर जाता है। उसने पासपोर्ट कार्यालय पटना को इस पूरे मामले की जानकारी दी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक पासपोर्ट कार्यालय से उसे कोई जवाब तक नहीं मिला। वहाँ पटना अधिकारी को जो लिखे हैं, पासपोर्ट अधिकारी को, अब वो क्या लिख, मतलब अभी तक तो कोई हमको ये नहीं दिया है उसका, पता नहीं, मतलब कि अभी तक कोई खबरें नहीं आया। तो बैठे हुए हैं हम। उसके बाद जो है हम वही पत्रकार साहब सब ये सब आया है तो वही सब फोटो वोटो हमरा ले करके गया है।
अब बड़ा सवाल ये है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी का पासपोर्ट आखिरकार बन कैसे गया। जिस शख्स की तस्वीर मजबूल के पासपोर्ट पर चिपकी है वो तस्वीर किसकी है? और बिना आवेदन के ही किसी का पासपोर्ट बन जाना सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। ले लिए तो हम रख दिए घर में और मेरा मालिक साहब आए घर तो उसको देख ला ये क्या है, बोला कि पासपोर्ट है। और जब फाड़ कर देखा उसमें तो अन्य व्यक्ति का था, फोटो लगा हुआ। और हम लोग घबरा गए कि नाम पता मेरा है और अन्य व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है, इसमें ज़रूर कोई बात है, इसका पता लगाइए आप। तो इसको लेकर के भेजे बाज़ार भेजे तो वकील साहब लग गए तो बोले इसको पटना भेजना पड़ेगा डरा बना करके। तो पटना भेजी तो वहाँ से कोई खबर नहीं आया अभी तक से। तो हम लोग अभी तक से परेशान हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से इतने बड़े मसले पर पासपोर्ट विभाग की ऐसी चुप्पी काफी गंभीर है। इस सवाल का जवाब ढूंढा जाना काफी जरूरी है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन इन सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब इस मामले की पूरी तहकीकात हो। अब देखना है कि पासपोर्ट विभाग इस बारे में क्या कदम उठाता है। कुमार नीतीश, ज़ी मीडिया, फॉरबिसगंज। तो आपने देखा कि क्या था पूरा मामला, लेकिन अब देखिए कि क्या है इस पासपोर्ट की असल हकीकत और कहां से जुड़े हैं इसके तार। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि इस खेल में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। उलझता जा रहा है फर्जी पासपोर्ट का मामला। जी पुरवैया पर बड़ा खुलासा। फारबिसगंज फर्जी पासपोर्ट मामला। कौन है फर्जी पासपोर्ट के पीछे? क्या है फर्जी पासपोर्ट का तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल कनेक्शन? किसने बनवाया मजबूल के नाम पर फर्जी पासपोर्ट? जी हाँ, फर्जी पासपोर्ट की इस खबर को हमने ही आपको दिखाया था। आपने वो खबर देख ली। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है इस पासपोर्ट के पीछे की सच्चाई, कैसे उलझ रहा है ये केस और क्या है इस केस की पहेली। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस मजबूल के नाम पर ये पासपोर्ट बनाया गया है, ये पासपोर्ट में दर्ज उसकी जानकारी सही है, सिवाय इसके कि उसकी मां का नाम गलत है और पासपोर्ट में लगी फोटो मजबूल की नहीं बल्कि किसी और शख्स की है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि पासपोर्ट में ये तस्वीर किस शख्स की है और उसका मजबूल के साथ क्या कनेक्शन है। इस पासपोर्ट को बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस को जो दस्तावेज सौंपे गए उसमें वोटर आईडी कार्ड और बैंक अकाउंट का पासबुक दिया गया। जब हमने इस बाबत पड़ताल की तो पता चला कि जो वोटर आईडी कार्ड दिया गया उसमें लगी तस्वीर मजबूल की ना होकर रहीम नाम के शख्स की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रहीम कौन है, तो हम आपको वो भी बता दें। रहीम पश्चिम बंगाल के संदेशपुर का रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल और फारबिसगंज का क्या कनेक्शन है, तो सुनिए। इसका कनेक्शन केवल पश्चिम बंगाल से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि इस फर्जी पासपोर्ट का कनेक्शन तमिलनाडु से भी जुड़ा है। हमारे यहाँ एक पत्र आया था, तो उसके बाद हम लोगों ने उस केस को चेक किया। इसमें हम लोग को ये पता लगा कि जो हम पासपोर्ट ऑफिस के साइड से इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई है। हम लोगों ने बिल्कुल अपने तरफ से सही काम किया है और जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे और जो एप्लीकेंट उस दिन वहाँ प्रेजेंट थे उनको हम लोगों ने पासपोर्ट इशू किया है। उसमें उन्होंने वोटर आईडी कार्ड लगाया है और बैंक अकाउंट का डिटेल लगाया है और एक एनेक्सर ए दिया है जो कि इलिटरेट्स को देना अनिवार्य होता है, वो भी जमा किया है। इसके बाद हमारे पास क्लियर पुलिस रिपोर्ट भी आई है और हम लोग किसी को भी पासपोर्ट देने से पहले पुलिस रिपोर्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है, तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पासपोर्ट इशू करते हैं। मजबूल का सौतेला भाई अकबर और रहीम दोनों तमिलनाडु में मिले थे
ये दोनों तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के कलक्कापलम में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। यहीं दोनों के बीच दोस्ती हुई। इसके बाद अकबर रहीम को अपने साथ गांव ले आता है। गांव में रहीम को एक कंप्यूटर दुकान में नौकरी भी दिलवाता है। ये कंप्यूटर दुकान सोनू नाम के एक शख्स की है। इसके बाद शुरू होता है फर्जी पासपोर्ट का खेल। डॉक्यूमेंट्स मजबूल की और फोटो किसी और की लगाई जाती है। इस बारे में खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस भी हरकत में आती है। पुलिस ने मजबूल के सौतेले भाई अकबर को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन दो लोगों को भी गिरफ्तार किया जिनके नाम पासपोर्ट में रेफरेंस के बतौर दिए गए, और ये नाम है शहाबुद्दीन और समीर। कंप्यूटर दुकान के मालिक सोनू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजबूल ने पासपोर्ट ऑफिस में एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया था कि बिना उसके आवेदन के उसका पासपोर्ट बना दिया गया। इस बारे में पासपोर्ट विभाग के अधिकारी का कहना है कि मजबूल को लेटर भेजा जा चुका है। इसमें मेरा ये कहना है कि जो एप्लीकेंट आए थे, हालांकि हम लोग यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर भी नोट करते हैं, एक इसमें कॉलम है फ़ोन नंबर का भी। तो जो भी मजबूल आए थे या जो भी उनके जगह पे अगर और कोई भी आया है, तो हम लोगों ने इस फ़ोन पे सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन मिलने के बाद, लेटर मिलने के बाद हम लोग फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं ताकि जल्दी हो सके। तो हम लोगों ने फ़ोन पे 10-15 बार ट्राई किया हमारे ऑफिस ने, कोई रिस्पांस नहीं आने के बाद हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है इस एड्रेस पे, जो एड्रेस यहाँ अवेलेबल है। अब हालांकि एड्रेस गलत है कि सही ये कहना अभी मुश्किल है, पर इस एड्रेस पे हम लोगों ने 9 तारीख को एक पत्र हम लोगों ने अपने साइड से लिखा है कि आप यहाँ आएँ और अपना पासपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। पासपोर्ट जमा करने के बाद ही हम लोग आगे का इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। ज़ीपुरवैया पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के एसपी ने 3 पुलिस अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। फारबिसगंज से 2 अधिकारी जांच के लिए तमिलनाडु रवाना हो गए। इतना ही नहीं, पहले बने सभी पासपोर्ट की जांच का आदेश एसपी ने दे दिया है। फारबिसगंज से नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी पटना में एक बार फिर से चोरों ने मचाया है अपना आतंक। दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। लगता है कि अपराधियों के हौसले रुकने वाले नहीं हैं। अपराधियों के सामने पुलिस लगातार लाचार दिख रही है। तभी तो मधुबनी में लूट और डकैती की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। इतना ही नहीं, डकैतों की हिम्मत तो देखिए। वो एक बार डकैती करने के बाद दोबारा कांड को अंजाम देने की धमकी भी दे रहे हैं। लगता है कि डकैतों को पुलिस और प्रशासन का डर ही नहीं है। अपराधियों के निशाने पर मधुबनी जिला। थम नहीं रही लूट और डकैती की वारदातें। बुलंद है डकैतों के हौसले। डकैती के बाद फिर से आने की दी चेतावनी। लगता है मधुबनी जिले में अपराधियों के भीतर डर नहीं रह गया है। वो लगातार वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। हालात यह है कि लोग अब वारदातों के खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। गुरुवार को झंझारपुर में लूट की वारदात हुई। इस दौरान एक महिला को गोली मार दी गई। ताजा मामला सामने आया है टाउन थाना के भच्छी गांव में। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें गवाह हैं डकैती की। ये घर है वकील अरुण कुमार झा का। उनका ये घर डकैतों के निशाने पर था। गुरुवार की रात डकैतों ने इस घर पर धावा बोल दिया। डकैतों की संख्या दर्जन भर के करीब थी। सारे के सारे हथियारों से लैस। घर में घुसते ही डकैतों ने घर के लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, शोर मचाने पर मारने की भी धमकी दे रहे थे। घर के मालिक वकील साहब के साथ पिटाई भी की। मंगलसूत्र था, इसके उपनयन में माला मिला था, वो था, कान का 3 ठो था, एगो गुंडल था 2 ठो, 1 ठो टॉप्स था।
गले का हार था, पायल 4 ठो था, 4 ठो नाक में का था, बिछिया सब 10-12 ठो था। मारपीट भी किया उन्होंने? मारपीट किया है, वकील साहब को मारा है। डकैतों की मारपीट में घर के 4 लोग घायल हो गए। लाखों की डकैती को अंजाम देकर डकैत चलते बने। इतना ही नहीं, डकैतों की बड़ी हुई हिम्मत का नमूना देखिए। उन डकैतों ने फिर से आने की चेतावनी दी है। जो हम लोग को कहा बोलेगा तो एक आंख निकाल लेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। साल 6 महीना में हम फिर आएंगे। अगर मेरा बात कहा कि वही हुलिया की कुछ के बारे में बताया तो हम जान से मार देंगे, हम फिर आएंगे। डकैती की इस वारदात के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। उसने मामले की जांच भी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक डकैतों के गिरोह का पता नहीं चल पाया है। गिरोह की जांच कर ले, पता चल गया है। गिरोह का पता भी नहीं चला है। रात घटना घटी, हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे इलाके के लोगों में खौफ है। और दूसरी ओर ये वारदात पुलिस के लिए एक चुनौती। बिंदु भूषण, जी मीडिया, मधुबनी। इधर राजधानी पटना में भी चोर बेखौफ हो चुके हैं। वो जब चाहें और जहां चाहें वहां चोरी की वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे हैं। जी हां, ताजा मामला सामने आया है राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके से। यहां के पटेल नगर इलाके के गली नंबर 5 के मकान संख्या 38 में चोरी हुई है। चोरों ने 15 लाख के जेवर और कैश पर अपना हाथ साफ कर दिया है। और इसी बारे में हमारे संवाददाता ने मौका वारदात का जायजा भी लिया। पटना में चोरों की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। शास्त्री नगर के एक मकान में हम खड़े हैं, यहाँ भी चोरों ने धमक दिखाई है और जमकर के चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। देख सकते हैं कितनी इत्मीनान से यहाँ पे चोरी की घटना को अंजाम दी गई है, कैसे सामान बिखरे पड़े हैं। और यहाँ पे चोर आए थे और इस मकान को पूरी तरह से खंगाला है। एक एक सामान को काफ़ी बारीक तरीके से खंगाला गया है। जो बेशकीमती सामान थे यहाँ रखे हुए घर में, उसे उस पर हाथ साफ चोरों ने करी है और उसके बाद वो चंपत हो गए हैं। ये दूसरा कमरा है जिसमें हम अब दाखिल होने जा रहे हैं और अब देख रहे हैं ये दूसरा कमरा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोरों ने अपनी धमक दिखाई, किस तरह से यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और वो भी तब दिया गया है जब ये कहा जाता है कि पुलिस जो है लगातार गश्ती कर रही है। लगातार जो एसएसपी जितेंद्र राणा है वो यह दावा करते हैं कि पटना पुलिस काफ़ी सजग है। किसी भी तरह की आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ वो लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन जो ये घटना हुई है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ चोरों का साम्राज्य आज भी कायम है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स से जिनके घर में चोरी हुई है। सर, ये घटना कब हुई है और कितने का सामान चोरी किया आपका? ये घटना 14 से मैं यहाँ से सुबह में गया था और उसके बाद ये इसके बीच में इन लोगों ने कब अंजाम दिया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर से काफ़ी लोगों ने गहने और कुछ पैसे थे जिसको हमारी पत्नी रखी थी। आप कब देखे ये मैं गांव से, मेरा घर सासाराम है चिनारी के पास। मैं वहाँ से लौटा तो यहाँ मैंने मेन गेट का ताला खोला तो वहाँ मेन गेट का ताला एजिटी था। अंदर आया तो सभी ताले टूटे हुए। तो इसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और मकान मालिक को मैंने बताया। पुलिस क्या करी है? रटा बयान दे रही है या कुछ? पुलिस आई थी और वो फिर देख करके गई है पुलिस और फिर वो बोले हैं कि थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। चूँकि राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम है, इसको लेकर के वो लोग उन्होंने व्यस्तता जताया है। उसके बाद वो बोले हैं कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है पुलिस अपने आप को फिलहाल राष्ट्रपति के कार्यक्रम में व्यस्त बता रही है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है वो आज की नहीं लग रही है। जैसा ये भी बता रहे हैं कि पिछले सप्ताह ये यहाँ से गए थे, आज आए तो इन्हें इस बात की जानकारी हुई है कि इनके घर पे इस तरह से चोरों ने धमक दिखाया है और इनके घर में जितने भी बेशकीमती सामान रखे हुए थे उस पर हाथ साफ करके उसे अपने साथ ले गए हैं। फिलहाल एक सवाल जो है वो यहाँ पे उठता है कि आखिर कब पटना पुलिस ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन पर लगाम कस पाएगी और कब यहाँ के लोग जो हैं अमन चैन के साथ अपनी रात बिता पाएंगे। सवाल कई हैं, जवाब पुलिस को देना है। फिलहाल अभी देखने की बात होगी कि तफ्तीश के बाद क्या पुलिस के हाथ उन चोरों तक पहुंच पाती है जिन्होंने इस घर को खंगाला, इस घर से बेशकीमती सामानों को चुरा ले गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो आप भी हो जाएं थोड़ा सावधान, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी आपको बचा सकती है ऐसे वारदातों से। बहरहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण पर रोज कहीं ना कहीं बड़े आयोजन होते रहते हैं। आयोजनों में बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन कटिहार की कहानी ने एक बार फिर ऐसे दावों का दम निकाल दिया है, जहां पढ़ने खेलने की उम्र में अपनी अस्मत गंवा चुकी छात्राएं अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। उम्र है कॉलेज में पढ़ने और मस्ती की, लेकिन नौकरी दिलाने के नाम पर गांव के ही एक युवक ने पहले इस कॉलेज छात्रा की अस्मत से खिलवाड़ किया, फिर बाद में शादी का झांसा भी दिया, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही शादी हुई। शंकर यादव ने कहा तुमको हम रेलवे में नौकरी देंगे। एक हफ्ता अपने साथ में नौकरी का झांसा में हमको रखा और उसके बाद बोला कि जब एक हफ्ता रख लिया साथ में, उसके बाद बोलता अब तुम तो छोटा जाती हो, तुमसे हम विवाह नहीं करेंगे। शादी की बात करके अपने साथ रखा था जी, बोला पहले नौकरी दिलवा देंगे, नौकरी दिलवा करके तब तुमसे हम विवाह कर लेंगे। अभी बोलता है कि तुम तो छोटा जाते हो, तुमसे हम सब विवाह नहीं करेंगे। जी, वहाँ का भी दरोगा सब सही नहीं है ना, वहाँ भी जाते हैं तो कोई सुनवाई भी वहाँ नहीं करता है। दूसरी कहानी भी इससे ज्यादा अलग नहीं है, जहां 10वीं की छात्रा को उसके गांव के ही युवक ने मोबाइल की तस्वीरों के जरिए लगातार ब्लैकमेल करके दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, बाद में हथियार के दम पर उठाकर कोलकाता ले गया। कई दिनों तक उसके शरीर के साथ खेलता रहा, लेकिन पीड़िता आज भी पुलिस की लापरवाही का दंश झेल रही है। को गाड़ी आया, वहाँ से स्टेशन में गाड़ी अपाहिज का डब्बा में बैठा कर सीधे कलकत्ता ले चले गया। कलकत्ता ठाकुरडारी वहाँ ले आकर 1 महीना कमरा लिया, किराया कमरा लेने के बाद 1 महीना 6 दिन वहाँ हमको रखा। तब क्या किया कि तुम रो मत, हम तुमको शादी करेंगे। इसके बाद फिर वो क्या किया, काम करने के बहाना से वो हमको तला मार के छोड़ के भाग गया। पुलिस कोई सुनवाई नहीं देता है। थाना जाते हैं, वो बोलता है कि लड़का आएगा तब ना पकड़ेंगे, और उन लोग का पैसा खा के बैठा है। पुलिस की नाकामयाबी का जीता जागता नमूना है ये 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा। गांव के ही एक युवक ने हथियार के दम पर इस मासूम की इज्जत को तार तार कर दिया, लेकिन पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी तो दूर, मामला तक दर्ज नहीं किया। थक हार कर और पीड़िता ने अदालत की शरण ली है। उन्होंने आके हमको कमीज से मुंह बांध दिया, मुंह बांध करके हमको गोदी से उठा करके लेके चल गया बिचाली के पास। फाड़ कर जब इज्जत लूटने लगा, हम नानी को हकाए, मुंह से हटा करके तो हकाया तो मेरा नानी आया तो मेरा नानी पकड़ने लगा, मेरा नानी को ढकेल के बस भाग गया। कौन लोग था वो? करमुन ने हमारे गाँव का है। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं किया। कटिहार पुलिस कप्तान इन मामलों में संजीदा होने का दावा तो करते हैं, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद इन 3 घटनाओं में केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी ही हो पाई है। इसमें मैंने कई बार स्पष्ट निर्देश दिया है कि थाने में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पीड़ित हैं या जो भी मिलने वाले हैं, उनके साथ प्रॉपर बिहेवियर करें। और इसमें कई गाइडलाइन भी मैंने दिए हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कोई व्यक्ति ऐसा पीड़ित है जिसको वहाँ पर अच्छे से सम्मान नहीं मिलता है, तो उसमें आवश्यक कार्रवाई आगे की जा सकती है। पिछले दिनों राजधानी पटना में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आयोजित समारोह में सरकार की ओर से लंबे चौड़े भाषण दिए गए। लगा जैसे बिहार में महिलाओं की हालत में क्रांतिकारी सुधार हुआ है, लेकिन दावों और सच्चाई के फर्क के लिए कटिहार के इन तीनों छात्राओं की कहानी क्या काफी नहीं है? राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। और इसी के साथ जुर्म के दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।